let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाज सर क्लासेस। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है और उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है या फिर आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें हम लोग ये समझने वाले हैं कि सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, देन उसको हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर कुछ नेचर ऑफ रूट्स की भी बात करेंगे, और इस बीच हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है और यहाँ पे आपको उनको सॉल्व कैसे करना है वो सिखाऊंगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना वीडियो है वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये है सेकंड पार्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो देखो, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला दिख रहा होगा। एक बार अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना है तो याद करने का तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स लिखो इस तरीके से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो मैं लिख रहा हूँ इसको मैं बोल भी रहा हूँ। आप भी क्या करोगे, अगर ये फॉर्मूला आपको लिखना है, मतलब याद रखना है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आप इसको बार बार लिखो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको लिखो और फिर इसको बोलो भी। बोलते बोलते अगर आप इसको लिखोगे तो आपको ये फॉर्मूला क्या होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या देता है आपको, तो ये रूट्स की वैल्यूज़ देता है। और क्योंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूशन कितने होते हैं? मैक्सिमम जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं तुम्हारा टू सॉल्यूशंस जो है वो क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम 0। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक ही सॉल्यूशन हो, बट मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो देखो, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो इस फॉर्मूले में प्लस एन माइनस दिया हुआ है, तो एक जो वैल्यू है वो प्लस करके आ जाएगी और एक जो वैल्यू है वो माइनस करके आ जाएगी। मतलब कि इस इक्वेशन से आपकी कितनी मैक्सिमम वैल्यूज आ सकती हैं? 2 मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। वो भी पहले मैंने एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, और क्योंकि ये इक्वेटेड टू 0 है, ठीक है, इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, a क्या होता है? तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये कितना है? 2 है। b क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ x होता है, तो ये हो गया 5। एंड c क्या है? कांस्टेंट टर्म, मतलब वो हो गई 9। आ रही है बात समझ में? अब फिर से फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करोगे तो कैसे, माइनस बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं चाहता हूं कि मैं इतनी बार लिख दूं कि आपको ये पढ़ते पढ़ते ही ये फॉर्मूला हमेशा क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास दी हुई है तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करो और आंसर जो है अपना निकाल लो। तो ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी है तो मतलब माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। बी की वैल्यू है तुम्हारी 5, तो मैंने 5 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे बी स्क्वायर की बात करो तो मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 हो गई, एंड देन सी की वैल्यू हो गई 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। और ये होल अपॉन 2a है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है तुम्हारा 2, तो ये आ गया। तो इस तरीके से वैल्यूज को पुट करना है और फिर जाकर के आप जो है आंसर वो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब आगे और सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और वहाँ पे हम लोग पूरी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखेंगे। ये है हमारा
चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 12। चैप्टर नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 12। और इस क्वेश्चन को जरा हम लोग पढ़ते जरा, क्या है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज विड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ, किसकी बात कर रही है, रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर पार्क, और मान लेते हैं हम लोग कि उसकी लेंथ कितनी है, वो है x। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि विड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो विड्थ कितनी हो जाएगी, आप बताओ जरा, इसकी ब्रेथ कितनी होगी। ब्रेथ हो जाएगी इसकी x माइनस 3। ठीक है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स more than the area of park that has already been made in the shape of isosceles triangle, isosceles triangle with its base as the width of the rectangular park। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क बना करके दिखाता हूँ। ये मान लो कि वो एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी विड्थ हो जाएगी, और ये अगर विड्थ है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी विड्थ हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है ये, आगे क्या बोल रहा है, क्या बोला इसने, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। ठीक है, विद इट्स बेस एज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मतलब विड्थ के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल कर दिया है पार्क, एंड ऑफ एल्टीट्यूड 12 मीटर। मतलब जो हाइट ऑफ ट्रायंगल है, मतलब यहाँ से इसके बेस तक की जो हाइट है वो है आपकी 12 मीटर। ठीक है, और ये आपको फिगर भी दे रखा था, तो मैंने आपको फिगर यहाँ पे बना करके दिखा दिया है। फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ। ठीक है, अच्छा जब भी आप क्वेश्चन को ये देखो कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है, जो आपको पूछा हुआ है उसी के टर्म्स में आप x को या फिर जो भी आपका वेरिएबल है उसको पुट करोगे। तो यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ पूछा हुआ है, तो मैंने मान लिया कि जो लेंथ है वो x है, तो विड्थ की वैल्यू आ गई हमारी x माइनस 3। अब देखो क्या है इसका, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज बीन ऑलरेडी। तो मतलब जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है, वो 4 स्क्वायर मीटर क्या है, ज़्यादा है, किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। आ रही है बात समझ में, ऐसा इसने बोला हुआ है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो ये होता है लेंथ जो कि आपने x मानी है इनटू विड्थ, विड्थ आपकी आ रही है x माइनस 3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस, और बेस क्या है आपकी विड्थ है, और विड्थ यहाँ पे क्या है x माइनस 3। आ रही है बात समझ में। तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी, हाइट आपको 12 दे रखी है, और प्लस करना है 4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि, और ये इक्वेशन इस तरीके से बन रही है, हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है, फिर 6 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6x, फिर 6 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 18। ठीक है, और फिर ये क्या है प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स इंटू 3, तो आ गया आपका 3x, और साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा हम लोग थोड़ा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके फर्दर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। हाँ, तो हमारा इक्वेशन ही आ रहा है, इस इक्वेशन को फर्दर और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये बाकी जितनी वैल्यूज हैं उनको एक तरफ लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x, और ये 6x है वो इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6x। ठीक है,
फिर ये -18 है, इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा। बट आप अगर इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे -14 बचेगा, वो इधर आकर के प्लस हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +14 = 0। फर्दर इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा x² -9x + 14 = 0। यहाँ से मैं a की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, b की वैल्यू -9 आ रही है, c और c की वैल्यू आ रही है 14। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉफिशिएंट या फिर कांस्टेंट के साथ अगर साइन माइनस का है ना, तो आप उस साइन को लेकर के चलोगे, क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। मतलब ये जो साइन है ना, ये साइन किसके साथ लगा हुआ है, इस नंबर के साथ लगा हुआ है। तो मतलब जहाँ भी 9 जाएगा वहाँ पे ये माइनस का साइन जो है वो जाता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इस वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, -b ± √b² -4ac/2a। ये हो गया तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें अगर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो कैसे करोगे, देखो -b की वैल्यू कितनी है, -9 है, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। फिर +- अब देखो b का स्क्वायर तो मतलब -9 का स्क्वायर, तो -9 का हो गया तुम्हारा स्क्वायर, -4 × a × c की वैल्यू कितनी है, 14 है। ठीक है, 14। ठीक है, अब इसके आगे अपॉन 2a क्या है, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 1। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वो देखो x की वैल्यू कैसे आ रही है, देखो ये माइनस है और अंदर -9 है, तो ये हो जाएगा आपका 9। बात आ रही है समझ में, क्योंकि माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे और 9 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस, अब -9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 81। ध्यान रखना, क्योंकि आप -9 का स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 9 जा 81, तो मतलब यहाँ पे साइन माइनस का मत लिख देना। फिर -4 × 14, तो 14 4 जा कितना होता है तुम्हारा, 14 4 जा तो तुम्हारा 56, तो मैं यहाँ पे सीधे 56 लिख रहा हूँ, 56। ठीक है, और होल अपॉन कितना है तुम्हारा, होल अपॉन तुम्हारा 2 आ रहा है। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ रही है, ये आ जाएगी आपकी 9 ± 81 - 56, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 अंडर रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका 5। एंड देन यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 - 5 कितना होता है तुम्हारा, 2 होता है। तो मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा x = 9 ± 5/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो एक वैल्यू आ रही है, x की दो वैल्यूज आएंगी। अब एक वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, एक x की वैल्यू आएगी 9 + 5/2 और दूसरी वैल्यू आएगी आपकी 9 - 5/2। तो यहाँ पे आ रहा है 14/2, इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है 7, और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो 9 - 5, 9 - 5 कितना हो गया, 4 4/2, मतलब ये आ रही है आपकी 2। अब देखो पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे समझो, क्योंकि अगर मैं ये तो मेरी किसकी लेंथ की वैल्यूज है, तो मैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट में मान लेता हूँ क्या हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। लेकिन विड्थ क्या है, तो ये बोल रहा है विड्थ जो है वो 3 मीटर लेस देन दी लेंथ है। तो अगर मैं लेंथ को 2 मानूंगा तो विड्थ कितनी आएगी, -2 आएगी। तो क्या -2 पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब कि लेंथ भी 2 नहीं हो सकती। अब मैं लेंथ को अगर 7 मानता हूँ तो 7 - 3, तो 7 - 3 मतलब 4, तो विड्थ की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इसका मतलब कि जब मैं लेंथ को, मतलब लेंथ जब हमारी 7 होगी तो विड्थ की जो वैल्यू है वो 4 होगी। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ की जो लेंथ है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप -2 कदम चलो, तो आप तो भाई अगर चलोगे तो हमेशा पॉजिटिव में ही काउंट करोगे ना, चाहे आगे चलो चाहे पीछे चलो। बट -2 कदम चलो, इसका क्या मतलब हुआ। या फिर अगर कोई ये बोला जाए कि एक पेन की लेंथ है ये -2 है, तो -2 का क्या मतलब है, इसकी लेंथ या फिर मतलब लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव में ही होगी ना। तो वही कि विड्थ भी हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए।
अगर आप लेंथ को 2 मान रहे हो तो विड्थ आपकी कितनी नेगेटिव में आएगी, -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 7 मीटर्स वाइल द विड्थ इज 4 मीटर। आपका एक लास्ट में स्टेटमेंट आएगा और स्टेटमेंट में ये लिखोगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 7 मीटर वाइल द विड्थ इज 4 मीटर। सिंस विड्थ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, हेंस वी कैन नॉट यूज 2 एज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। अभी ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा? तो ये क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है, आप इसको गो थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, आप लोग चाहो तो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। चैप्टर नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 15। तो हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return down stream to the same spot. Find the speed of the stream. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। समझना क्या पड़ेगा वो देखो कि लेट सपोज ये कोई एक रिवर है या फिर कोई एक स्ट्रीम है, मतलब पानी का एक सोर्स है जो कि बह रहा है, और जो इसकी रिवर की जो स्पीड है ना वो मैं मान ले रहा हूँ, क्योंकि रिवर की स्पीड है तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये r किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और आपने क्या किया कि इसके अंदर एक कागज का कोई भी टुकड़ा या फिर कोई पत्ती हो गई, लीफ हो गई, कोई भी चीज़ आपने बस ऊपर से ड्रॉप कर दी है, आपने उसको इस डायरेक्शन में फोर्स या फिर पुश नहीं किया है। ठीक है, तो इसकी जो नेट स्पीड होगी, भाई आपने कोई स्पीड इस पर डाली नहीं थी, आपने जो स्पीड डाली थी वो थी 0, आपने बस उस पेपर को वहाँ पे पानी के ऊपर छोड़ दिया था। तो पानी की जो खुद की स्पीड होगी वो इस पेपर को आगे लेकर के जाएगी, तो इस पेपर की जो नेट स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी r किलोमीटर पर आवर की। आ रही है बात समझ में? अब उस लीफ की जगह पे मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक बोट है। क्या है? बोट। ये कोई एक बोट है, ठीक है, और इस बोट की अपनी खुद की एक स्पीड है जो कि मान लेते हैं हम लोग b किलोमीटर पर आवर की है। आ रही है बात समझ में? b किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नीचे मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी जो नेट स्पीड होगी, क्या होगी? नेट स्पीड किसकी? बोट की। तो बोट की खुद की स्पीड कितनी है? b किलोमीटर पर आवर है, बट अगर वो b किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाए ही ना, अगर वो सिर्फ अपनी स्पीड को मतलब जीरो कर दे, मतलब वो खुद की स्पीड को जीरो कर दे, तो जो पानी का स्पीड होगा वो तो उसको आगे लेकर के जाएगा। अब मतलब क्या है कि इसके ऊपर एक जो r किलोमीटर पर आवर की स्पीड है किसकी? रिवर की, वो तो उस पर लगेगी ही लगेगी। अगर उसने उसमें अपनी स्पीड भी डाल दी है तब उसकी जो नेट स्पीड है वो क्या हो जाएगी? वो जुड़ जाएगी किसके साथ? r के साथ स्पीड जो है वो जुड़ जाएगी। तो मतलब जो उसकी नेट स्पीड आएगी वो r प्लस b आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यही जो आपकी बोट है, ये बोट रादर देन इस डायरेक्शन में जाने के वो इस डायरेक्शन में जाने लग गई और स्पीड सेम है b किलोमीटर पर आवर। आ रही है बात समझ में? और इस केस में जब वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो जा रही है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो मतलब पानी उस तरफ बह रहा है और बोट इस तरफ जा रही है, तो इसकी जो नेट स्पीड आएगी, इस केस में जो इसकी नेट स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी? क्योंकि वो ऊपर जा रही है और रिवर जो है नीचे बह रहा है, ठीक है, तो स्पीड नेट स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो मतलब आप करोगे b माइनस आर किलोमीटर पर आवर, ऊपर भी तुम्हारा किलोमीटर पर आवर क्योंकि वो स्पीड है। आ रही है बात समझ में अभी? ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, पहले आपको इन कंडीशन को समझना है। ठीक है, अगर आप इनको समझ गए हो तब जाकर के हम लोग इस क्वेश्चन को अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला हुआ है, इसने ये बोल रखा है क्या? बोट की, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्पीड ऑफ बोट कितना आ रहा है आपका? 18 किलोमीटर पर आवर, वो आपको गिवन है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? इसने बोला कि जो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम पे जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारी 24 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो वो कितना डिस्टेंस है? वो है आपका 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है, चाहे वो अपस्ट्रीम में जाए चाहे वो डाउनस्ट्रीम में जाए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि टाइम कितना आएगा? टाइम कितना आएगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आ रही है बात समझ में? और दूसरी चीज़ कि उसकी जो डाउनवर्ड मतलब डाउनस्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी, डाउनस्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी? आपको मैंने बताया कि डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो होती है वो जुड़ जाती है, तो वो हो जाएगी तुम्हारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस क्या? स्पीड ऑफ बोट कितनी है? 18 है। कब? डाउन स्ट्रीम में। वैसे ही अगर मैं अप स्ट्रीम में देखूं तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी, क्योंकि अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, अप स्ट्रीम का मतलब अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो क्या जाएगी कि 18, मतलब जो बोट की स्पीड है उसमें से आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर दो। आ रही है बात समझ में? अब आगे वो क्या बोल रहा है? आगे देखो वो क्या बोल रहा है। अभी आपको स्पीड पता लग गई है और टाइम का जो फॉर्मूला है वो पता लग गया है। अब ये बोल रहा है कि 1 आवर मोर, 1 घंटे उसको ज़्यादा लगेंगे। कब? जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा। किसके कंपैरिजन में? डाउन स्ट्रीम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप स्ट्रीम में तो टाइम जो अप स्ट्रीम में लगेगा, अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो कितना है? अप स्ट्रीम में जो टाइम लगेगा वो है तुम्हारा 18 माइनस स्ट्रीम। तो मतलब जो आपका डिस्टेंस कितना है आपका? 24। तो डिस्टेंस आ गया 24 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि वो है x, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा? अप स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड आएगी वो आ जाएगी आपकी 18 माइनस x। और उसको अप स्ट्रीम में जाने में टाइम क्या लगा है? 1 घंटे ज़्यादा लगा है। कितना? 1 घंटे ज़्यादा लगा है। किससे 1 घंटे ज़्यादा? डाउन स्ट्रीम में आने से। तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है आपका? 24। और जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की वो कितनी है? ये है तुम्हारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि हमने ले लिया है x, तो x प्लस 18। तो मैं यहाँ पे x प्लस 18 या फिर 18 प्लस x जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमन वो एलसीएम ले लोगे, तो ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 24 प्लस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस एक्स। आ रही है बात समझ में? अब क्या करोगे? अब इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ पे लेकर के जाओ और इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 18 प्लस एक्स। और यहाँ पे क्या होगा? देखो 24 प्लस 18 कितना हो गया? 32 प्लस 10 हो गया तुम्हारा 42। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 42 प्लस एक्स, और ये जो वैल्यू है ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये है आपका 18 माइनस एक्स। आ रही है बात समझ में? अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 18 4 जा होता है तुम्हारा 72, 18 4 जा 72 या फिर 18 चौके 72। ठीक है, तो 7 कैरी, फिर 18 2 जा होता है तुम्हारा 36 और प्लस 7, तो 36 प्लस 7 हो गया तुम्हारा 42, 36 प्लस 7 हो गया तुम्हारा 43। ठीक है, और फिर आगे क्या है? देखो 24 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 24x। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा होता है तुम्हारा 36, 3 कैरी, और 18 4 जा हो गया तुम्हारा 72 प्लस 3, ये हो गया आपका 75। एंड देन 18 इंटू एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा 18x, देन ये हो गया आपका माइनस 42x, देन ये हो गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे जो भी आप मतलब सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर के आ जाओ। एक बार जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो 18 4 जा 72, 7 कैरी और 36,
36 प्लस 7 हो गया तुम्हारा 43, मतलब ठीक है। अब हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर के आते हैं, तो ये जो x है ये माइनस का है, इधर आकर के ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसको हमने ले लिया। फिर इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 12 माइनस 8 कितना हो गया, 12 माइनस 8 हो गया तुम्हारा 4, और 3 माइनस 1 हो गया आपका 2, तो मतलब ये हो गया आपका 24x। तो 24x यहाँ पे है माइनस, इधर आकर के हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी 24x है, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे आपका 48x। आ रही है बात समझ में, मतलब ये और इन दोनों का काम भी हमने कर दिया है। अब बचा ये, तो आप इसको इधर से इधर लेकर के आओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में, और ये है आपकी प्लस में। तो 6 माइनस 2 होता है आपका 4, देन 5 माइनस 3 होता है आपका 2, देन 7 माइनस 4 होता है आपका 3, और ये रहेगा माइनस में, इक्वल्स टू हो गया आपका 0, मतलब ये वैल्यूज भी हमने यूज़ कर ली है। तो ये आपके पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाह रहे हो, चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, हो सकता है आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से, अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो उसमें आपको 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बट ठीक है, हम लोग क्योंकि अभी तक हम लोग इस ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा गया है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करते हैं। मतलब अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना, तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ए, बी एंड सी जो हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो है 1, और बी की जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है आपकी 48, एंड सी की वैल्यू जो आई है, जो सी की वैल्यू आई है वो आई है आपकी 324, सॉरी माइनस 324, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय जो भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उस फॉर्मूले को पूरा लिखो, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें अप्लाई करो। जब आप पेपर में करोगे तो पेपर में आपको फॉर्मूला याद रहेगा, तो वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस 48 फिर प्लस माइनस, यहाँ पे है आपका अंडर रूट 48 का आपका हो गया स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का है और ये सी भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 4 इंटू 324, क्योंकि 1 आएगा तो मतलब वो सेम वैल्यू ही रहेगी, अपॉन में होल अपॉन कितना आ रहा है आपका 2, और ये वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग x की, तो x इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू जो है वो x की वैल्यू आएगी। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखो कि 48 का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे। नॉर्मल जो तरीका है कि 48 इंटू 48, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा कि ऐसे जो भी फॉर्मूलाज होते हैं आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। 40 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका, 40 प्लस 8 क्या होता है, 48 होता है, तो मतलब 48 आ जाएगा, और इसका करना है आपको स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो वो होता है तुम्हारा कितना, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600 प्लस 2 इंटू 40 हो गया तुम्हारा 80, और फिर इंटू 80 इंटू हो गया तुम्हारा 8, तो मतलब ये हो गया तुम्हारा 640 प्लस 8 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 64। तो अब आप इसको अगर ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट होगी तुम्हारी, देखो 4 आ गया, एंड देन 10th डिजिट जो है वो आपका कितना आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 एंड 4 कितना हो गया आपका 10 आ गया, तो ये आ गया आपका 0, एंड देन 1 कैरी। अब यहाँ पे 6 एंड 6 12 एंड 1 13, फिर 1 कैरी, तो यहाँ पे आ गया 2304, तो ये आ गया आपका 2304, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं इस पूरे को, आपको आंसर आ गया है और इस पूरे को हम लोग हटा रहे हैं 2304। तो यहाँ पे अब आपका जो नेक्स्ट आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, -48 प्लस माइनस अंडर रूट 2304 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 3 जा 12, और अपॉन में आ गया आपका 2, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं x की, तो x इक्वल्स टू -48 प्लस माइनस,
अब आप इसको इसमें ऐड कर दोगे तो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, देखो 6 and 4 ये हो गया आपका 10, फिर 1 कैरी तो ये भी आ गया आपका 10, देन 1 कैरी तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे 3 and 2 हो गया तुम्हारा कितना 5, प्लस 1 तो ये हो गया आपका 6, एंड देन यहाँ पे है आपका कितना 3, तो ये आ गया आपका 3600 अपॉन में आ रहा है आपका 2। तो जब आप 3600 का जब आप रूट फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60। देखो रूट भी फाइंड करना मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये मान लो आपका 3600 है, आप क्या करो पीछे से पेयरिंग करनी स्टार्ट कर दो, मतलब लास्ट नंबर से पेयरिंग बनानी स्टार्ट कर दो। अब क्या करना है आपको कि कोई भी ऐसा नंबर लिखो जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो या फिर इसके इक्वल हो। तो 6 6 जा 36, अब इससे ये कैंसिल हो गया, 36 माइनस 36 हो गया तुम्हारा 0। अब इसमें इसको ऐड कर दो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, और यहाँ पे आ रहा है आपका ऊपर से दोनों 0 एक साथ आएंगे। अब कोई यहाँ पे एक ऐसा यूनिट नंबर लिखो जिसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और तो इससे छोटा या फिर इसके इक्वल है तो वो लिखेंगे हम लोग 0, तो इससे ये पूरा हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है आपकी -48 प्लस -60 अपॉन 2, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो अभी अब इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है आपका 48, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की एक वैल्यू आएगी आपकी -48 प्लस 60 अपॉन 2 विच गिव्स यू 12 अपॉन 2। तो 12 अपॉन 2 जो है वो हो जाएगा आपका कितना 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि वो वैल्यू आपकी माइनस, देखो क्या है -48 एंड -60 अपॉन 2, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो नेगेटिव में आएगी, तो स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं होती है। इसका मतलब इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। आ रही है बात समझ में? तो 6 किलोमीटर पर आवर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है, नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में समझाया ना, बोट जो मतलब स्ट्रीम और बोट का जो रिलेशन होता है, जो मैंने आपको वो समझाया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आती है तब आप इस क्वेश्चन को जो है वो इजीली कर लोगे। इसका आंसर जो है आपका वो 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें हम लोग समझते हैं कि इसमें है क्या। देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है आपको। तो हम लोग, हाँ, हमको कौन सा मेथड करना है इसमें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और आपको इसमें पता है जैसे ये क्या है आपके पास इक्वेशन क्या है, तो ये है आपके पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको मैंने बार बार बताया है कि जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको उसके साथ उसको रिलेट करना है। किसके साथ? a² प्लस 2ab प्लस b², इसके साथ रिलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको x का स्क्वायर मिल रहा है, बट a, अगर a जो होगा तो यहाँ पे कोई a होना चाहिए और उसका होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इसको 2x और इसको कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। अभी आ रही है बात समझ में? तो a की वैल्यू आपको पता चल गई है, देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा? a आ गया तुम्हारा 2x। और नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, 4√3x है, और यहाँ पे क्या है 2ab। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे 2ab इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4√3x, ठीक है। अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू पता है, कितनी है वो है आपके पास 2x इंटू b इक्वल्स टू 4√3x। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो b की वैल्यू क्या है कि 4√3x अपॉन
2 2 जा 4 अपॉन इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x। तो x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b की वैल्यू आ रही है आपके पास √3। क्या आ रही है b की वैल्यू? √3। तो ये हो गया आपका b की वैल्यू। आ रही है बात समझ में? हम लोग इससे आगे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब इस इक्वेशन में जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे? इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या होता है यहाँ पे 2a भी होता है ना, तो 2 इंटू a की वैल्यू आपने फाइंड की यहाँ पे 2x इंटू b की वैल्यू आ रही है आपकी √3। अभी इतना समझ में आ गया। देखो क्या क्या समझा अभी हमने कि देखो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4x और √3, तो 4 इंटू √3 इंटू एक्स, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये वही वैल्यू जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी हमको ये मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे नेक्स्ट है आपका b², क्योंकि अगर आपको ये 3 टर्म मिल जाएंगे तो आप इन तीनों की जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दोगे, बट यहाँ पे आपके पास b का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस कर लेते हैं b का स्क्वायर और माइनस भी कर देते हैं b का स्क्वायर। अगर मैं सेम वैल्यू ऐड करूँगा और सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहले जो था +3, तो +3 को मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करूँगा ना तो वापस यही चीज़ मिल जाएगी हमको। ठीक है, बट हमने फिर इसको इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई और ये थर्ड टर्म मैच हो रही हैं, तो इन तीनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इन तीनों की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे लिखूँगा मैं a की जगह क्या है 2x है, प्लस b की जगह पे क्या है? तो b की जगह पे है √3 और इसका कर दूंगा मैं होल स्क्वायर। इस पूरे के इनकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे माइनस होगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, और प्लस क्या हो गया? 3 हो गया, तो इक्वल्स हो गया 0। अब देखो इससे ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पे आ रहा है आपका 2x प्लस √3 और इसका आ रहा है आपका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे? देखो क्योंकि ये यहाँ पे 0 आ रहा है ना, अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में जाएगा, तो मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कि 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर आप इसको फर्दर कैसे करोगे? तो 2x इक्वल्स टू माइनस √3। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है? तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस √3 अपॉन में आ जाएगा आपका 2। तो ये है आपकी x की वैल्यू, बट क्योंकि ये 3 जो है ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से करना था आप लोगों को। है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। देखो क्या है कि 2 स्क्वायर हैं, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर, ये हो गया आपका एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? 2D फिगर होता है। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग आपके पास स्क्वायर्स दे रखे हैं इस तरीके से, 2 स्क्वायर्स हो गए। ठीक है, तो अभी आपको एज्यूम करो कि इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो है तुम्हारा a, और तो अगर a है एक साइड तो दूसरी साइड भी कितनी होगी? क्योंकि ये स्क्वायर है तो साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ही मान लो कि ये b है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। मान लो कि ये b है, यहाँ से यहाँ तक ये b है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका b हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट स्क्वायर ऑफ साइड A इज लार्जर, देयरफॉर अच्छा, अब ये बोल रहा है पैरामीटर्स, तो स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है? पैरामीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो मतलब इसकी लेंथ a, इसकी लेंथ a, इसकी लेंथ a, इसकी लेंथ a, तो कितना हो गया? 4 बार आपने a किया। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका जो पैरामीटर आ रहा है वो आ रहा है 4a,
ऐसे ही इसका जो पैरामीटर आएगा तो ये कितना है b प्लस बी, 2b प्लस बी, 3b प्लस बी, 4b। तो पैरामीटर कितना हो गया, दूसरे वाले का 4b हो गया। कितना हो गया, 4b। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस है, ठीक है। एज कितना है, 24 है। कितना है वो, 24, ठीक है। अभी देखो, अभी जो मैंने कंडीशंस ली हैं वो ए बी में ली हैं। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि सर एक्स तो कुछ लिया ही नहीं है, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए मैंने वेरिएबल मान लिया है ए बी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जरा बी की वैल्यू फाइंड करके बताओ कि क्या आ रही है। तो ए की वैल्यू हमने ए रहने दी है, और यहाँ पे अगर हम लोग -4b इक्वल्स टू ये आ रहा है आपका 24, और ये 4a इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -4a। ये माइनस का साइन इन दोनों को प्लस में कर देगा, मतलब इनका साइन चेंज कर देगा, तो 4a माइनस हो जाएगा 24। तो b की वैल्यू आ रही है तुम्हारी कितनी, 4a माइनस 24 अपॉन कितना है 4। यहाँ से आप 4 को कॉमन कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा a माइनस 6 अपॉन 4। 4 से हो गया 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू आ रही है a माइनस 6, ठीक है। इतना आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे देखो क्या बोलना चाह रहा है वो बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, a इंटू ए या फिर b इंटू बी। तो इनका अगर एरिया का अगर आप सम करोगे तब आता है आपका कितना, 468। तो एरिया, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका एरिया क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। लेकिन b की वैल्यू क्या है, a माइनस 6। कितनी है, a माइनस 6, a माइनस 6, और इसका कर दो आप स्क्वायर। आंसर कितना आ रहा है, तो आंसर आ रहा है आपका 468। हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 12a एंड प्लस कितना 36 इक्वल्स टू 468। देखो क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना हो गया 12a, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, मतलब 2a हो जाएगा, और इंटू 6 तो मतलब 12a प्लस कितना है तुम्हारा 36, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 12a प्लस 36 इक्वल्स टू 468। यहाँ से मैं अगर 2 को कॉमन कर लूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे ए स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इस वैल्यू को यहाँ पे लेकर के आओ, उसके बाद कॉमन कर लो। तो मैं वही करता हूँ कि उस वैल्यू को यहाँ से लेकर के आता हूँ पहले इधर, तो 2a स्क्वायर माइनस 12a, ये प्लस का है, ये इधर से इधर आएगा तो ये माइनस का होगा, तो मैं यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। अब 8 माइनस 6 तो ये हो गया आपका 2, 6 माइनस 3 तो ये हो गया आपके पास 3, तो 432 इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 0। अब यहाँ से अगर 2 को कॉमन कर दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस, यहाँ से अगर 2 को कॉमन करना है तो कितना आ रहा है, देखो ये आ गया 2, ये आ गया 1, और देन ये आ गया 6 इक्वल्स टू 0। ये जो 2 कॉमन हुआ था ये यहाँ से 0.20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें हम अभी तक कोई दिक्कत जो है वो नहीं हो रही है। तो अब हम लोगों के लिए अब टास्क ये है कि इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, ये क्या था आपका, ये है 6a। इसके बाद अब हमको करना क्या है, देखो अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओगे तो वो भी इसमें अच्छा वर्क करेगा। कौन सा मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी इसमें अच्छा वर्क करेगा। हम लोग लगाते हैं उसको, हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं इसमें, और इसको कर दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो 2a हो गया, इंटू b करना है तो b की वैल्यू आ गई तुम्हारी 3। आ रही है बात समझो, क्योंकि ये चीज़ यहीं पे आना चाहिए। और फिर इसमें मैंने कर दिया प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया 3 का स्क्वायर एंड माइनस 216 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप इतने की जगह में आप लिख सकते हो कितना, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस ये कितना 9, और इसको आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, तो माइनस 225 इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 0। तो जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, ये आ रही है तुम्हारा a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 225 इक्वल्स टू 0। अभी इधर से इधर चला जाएगा तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 225, ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो a माइनस 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 225। तो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 15, किसकी, a माइनस 3 की।
अब ये माइनस ये इधर से इधर चला जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 15 n प्लस 3। अब आप मुझे एक चीज़ ये देखो, क्योंकि ये लेंथ की बात कर रहा है और आपको मैंने बताया कि लेंथ की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव में होती हैं, लेंथ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है, तो देखो कि एक वैल्यू, एक ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, प्लस 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, और दूसरी जो ए की वैल्यू है, जो दूसरे टाइम पे ए की वैल्यू है वो है -12, तो -12 तो हो ही नहीं सकती, फिर क्या होगी, हमारी जो वैल्यू आ रही, जो आंसर वाली होगी, मतलब ए की वैल्यू वो कितनी है, वो है आपकी 18, कितनी है 18।